Recording started. Yes. सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आदरणीय दीक्षित जी, भाई साहब को प्रणाम। जी जी जी, प्रणाम। शर्मा जी के आते ही अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं राष्ट्रीय सेवा भारती के द्वारा आयोजित नेशनल वेबिनार 65 में आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे आज सौभाग्य मिला है कि मैं अपना एक संक्षिप्त सा परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर कमल कुमार दीक्षित है। मैं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का फाउंडर मेंबर हूं, लीगल सेल का एक सदस्य हूं और पूर्व में बाल कल्याण समिति जिला ग्वालियर का चेयरपर्सन रहा हूं। मुझे सौभाग्य मिला है कि आज इस 65th वेबिनार में आप सभी से बातचीत करने का और आज के हमारे जो विशेष विषय के लिखा तो रहता है गेस्ट स्पीकर हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा वो गेस्ट स्पीकर नहीं है, विषय विशेषज्ञ हैं। तो मैं उनसे भी रूबरू कराऊंगा और आज का जो विषय है उससे भी आपको परिचित कराऊंगा। बच्चों के अधिकार, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है, क्योंकि उसका शुरुआती हम करते हैं स्पेसिफिक लॉ इन इंडिया टू सेफगार्ड चाइल्ड राइट्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों के अधिकार हैं और उन अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके सेफ्टी के लिए हमारे पास बहुत सारे कानूनी अधिकार भी प्राप्त हैं। जब हमारे पास अधिकार हैं और अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं, इसका ये तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में उन बच्चों को वो अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमें कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी है। हम इस विचार के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी की लीडरशिप में और आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी जो कि सेक्रेटरी हैं CCF इंडिया के सतत क्रियाशील मार्गदर्शन में आज का यह वेबिनार 65th वेबिनार हम सबके बीच में हो रहा है। इस वेबिनार का जो उद्देश्य, अभी तक हमने जो 64 वेबिनार किए हैं, जो विभिन्न विषयों पर हमने बातचीत की है, उन सब का इसके अलावा अगर कोई चीज़ रह जाती है तो उस पर विचार किया जाना है। क्योंकि सामान्यतः जब हम बच्चों के कानून की बात करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो साथी हैं, सम्मानित साथी हैं, वो CWC या JJB या सामाजिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विशेषकर वो बच्चों के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हैं। तो चूंकि बच्चों के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हैं तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन सभी सम्मानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का, सम्मानीय JJB के सामाजिक सदस्यों का, सम्मानीय CWC सदस्य और अध्यक्षों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि उनका मानसिक इनपुट हमारे इस 65th वेबिनार में हमें मिलेगा। जब हमारा सत्र शुरू होगा क्वेश्चन आंसर का, तो निश्चित ही ये वेबिनार और रिच होगा जब हमारे सभी सम्मानित सदस्य अपने विचारों के द्वारा, प्रश्नों के माध्यम से या कुछ चीजों को जोड़ने के माध्यम से इसमें कुछ ऐड करेंगे। विषय बहुत अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इतने सब कानून हैं, लेकिन जब बात आती है बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की तो हमें कुछ कानून सबसे पहले याद आते हैं। पहला कानून हमें याद आता है JJ एक्ट 2015 और CWC और JJB का प्रमुख कार्य जो है वो JJ एक्ट के द्वारा हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर जब बात आती है तो हमें ध्यान आ जाता है पॉक्सो एक्ट की, क्योंकि आजकल जब से पॉक्सो एक्ट देश में लागू हुआ है हमारे केसेस की पंजीयन की संख्या भी बढ़ गई है।
हमें प्रतिदिन अखबारों के द्वारा भी जानकारी मिलती है कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किए गए हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कानून हैं जो बच्चों के हित के लिए ही बने हुए हैं। हम उनकी चर्चा कभी कभी करते हैं या जब आवश्यकता पड़ती है तब हम उसका उल्लेख करते हैं। लेकिन इन सब के साथ भी जो कानून हमारे देश में है और कानून की जो उत्पत्ति है वो हम सभी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही जनित किए गए हैं। सबकी मूल भावना, मूल उद्देश्य, उसकी व्याख्या, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आती है। तो समय समय से हमारे मूल कानूनों में भी बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। चूंकि उन कानूनों में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो सामान्यतः चर्चा में तब आते हैं जब किसी न्यायालय में वो केस ले जाया जाता है, जहां पर उस पर कानूनी व्याख्या की अपेक्षा होती है, तब उन विशेष कानूनों की बात आती है। जैसे कुछ दिन पहले हमने अपने ग्रुप में ये पढ़ा, ये शेयर किया गया था कि एक अवयस्क बालिका से अगर उसका पति ने शारीरिक संबंध बनाए हैं और शादी अगर उसकी वैध है तो ये रेप नहीं होगा। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे बीच हैं और जो बीच बीच में जब आते हैं तो हम उस पर एक बौद्धिक चर्चा और परिचर्चा भी करते हैं। लेकिन अगर समय रहते अगर हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान हो तो जो हमारे सम्मानित सदस्य एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने कार्यकाल में निभा रहे हैं, चाहे वो सम्मानित CWC के सदस्य हों या JJB के सदस्य हों, उनके साथ ऐसे कार्य करने का अनेकों बार सौभाग्य प्राप्त होता है। और जब उनको इन सब कानूनों का भी ज्ञान होता है, इन विशेष प्रावधानों का ज्ञान होता है, तब उनके समक्ष जो बालक प्रस्तुत किया जाता है, जिन कारणों से, चाहे वो बच्चा CNCP हो या बच्चा CCL हो, तो उन बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए और तुरंत कार्रवाई, तुरंत लाभ दिलाने के लिए CWC और JJB सक्षम रूप से कार्य करती है। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं, बच्चों की देखभाल और बच्चों की सुनवाई हमारे भारतीय संविधान ने सर्वोच्च मानी है और इसीलिए बच्चों के लिए एक अलग न्यायिक प्रक्रिया बनाई गई है जो हम आप जिसके लिए रूबरू होते हैं। बाल कल्याण समिति और JJB ये बच्चों के लिए ही विशेष न्यायिक प्रक्रिया है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस न्यायिक प्रक्रिया का सहभागिता करने के लिए उन सभी सामाजिक सदस्यों को मौका मिलता है जिन्होंने बच्चों के साथ कम से कम 7 वर्षों का कार्य किया है या अनेकों वर्षों से कार्य कर रहे हैं। तो उनका जो अनुभव है कि क्या बच्चों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्या बच्चों के लिए भविष्य में, वर्तमान में क्या लाभप्रद होगा, उनके द्वारा बच्चों के लिए निर्णय लिया जाता है। तो कानून को ध्यान में रखते हुए कानून से उनको एम्पावर किया गया है, CWC को एम्पावर किया गया है, JJB को एम्पावर किया गया है और इतनी बड़ी शक्तियां दी गई हैं कि बच्चों के हित में वो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं और उनके निर्णय को चर्चा तो की जा सकती है, लेकिन अगर उन निर्णय से अगर कोई सहमत नहीं है तो वही प्रावधान है जो एक न्यायालय में प्रावधान होता है, उनके निर्णय की अपील होती है और अपील जो होती है वो हमेशा उस न्यायालय से ऊपर के न्यायालय में अपील होती है। तो इस एक विशेष भूमिका के साथ कि बच्चों के साथ जो हमारे कानून हैं उनका हमारा ज्ञान और उनकी उपयुक्तता दोनों ही आवश्यक है। आज इस वेबिनार में एक विशेष बात जो हमने आज ऑब्जर्व की है, आप सबने ऑब्जर्व की होगी, विशेष ध्यान दिया होगा कि आज के इस वेबिनार के प्रमोशन में हमारे बीच हमारी एक प्रिय बालिका जिसका नाम कुमारी अनुष्का गौर है, उसने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जो हमारे IT सेल के हेड हैं आदरणीय अनिल गौर जी की बेटी है। उसने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है और वीडियो बनाकर उसने हम लोगों के ग्रुप में शेयर किया है। मैं अनुष्का जी को और उनके माता पिता को
दोनों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज हमारे साथ हमारे इस वेबिनार में कुछ बच्चे भी शामिल हैं, और वो बच्चे भी इस वेबिनार के भाव को समझना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या क्या कानून बने हुए हैं और उन कानूनों का कैसे पालन होता है। अगर किसी बच्चे को अगर आवश्यकता पड़ती है तो CWC, चाइल्ड लाइन या JJB बोर्ड बच्चों की कैसे मदद करता है। तो इस भूमिका के साथ चलिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज के विषय विशेषज्ञ, मैं गेस्ट स्पीकर तो नहीं कहूँगा, क्षमा चाहता हूँ, उस पर लिखा जरूर है गेस्ट स्पीकर। मैं विषय विशेषज्ञ के रूप में आज मैं पुनः मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आज के विशेषज्ञ का परिचय आपसे कराऊं। परिचय बहुत ही सरल हृदय है। जब भी मैं उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं कि भाई साहब, मेरा परिचय तो आप सबसे पहले अपने अनुज के रूप में कराइएगा। तो मैं उनकी इस प्रेम भरी भाषा का अनुरोध स्वीकार करता हूं। मैं उससे बंधा हुआ हूं, मेरे विचार अब मस्तिष्क में नहीं आ रहे हैं। तो मेरे अनुज हैं आदरणीय प्रिय अनुज डॉक्टर रूप सिंह किरार। वैसे तो डॉक्टर रूप सिंह जी किरार CCF इंडिया में परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आदरणीय रूप सिंह जी किरार CCF इंडिया के लीगल सेल के हेड हैं। समय समय पर उनका कानूनी मार्गदर्शन पूरे फाउंडेशन को मिलता है, हेड करते हैं तो निश्चित है फाउंडेशन को मिलता है। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को स्मरण करा दूं कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय रूप सिंह जी हैं, उन्होंने LLB किया, और LLB करने के बाद मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं CCF इंडिया के। मैं डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीक्षित जी। जी, और मैं आशा करता हूं कि आज 65th वेबिनार में आपका हमें मार्गदर्शन लाइव भी मिलेगा, और पीछे से तो मिलता ही है, लाइव मिलेगा। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। तो डॉक्टर रूप सिंह जी किरार ने LLB किया। LLB करने के बाद चूंकि उनको लेबर के जो कानून है, लेबर लॉ के संबंध में जो कानून है, उसमें विशेष जिज्ञासा थी, तो उन्होंने सबसे पहले उसमें DLL किया, डिप्लोमा इन लेबर लॉ किया। और उसको करने के बाद निश्चित है कि अच्छे स्टूडेंट की जिज्ञासा, जितना ज्ञान आता जाता है वो बढ़ती जाती है, वो और ज्ञान अर्जन करना चाहता है। तो उन्होंने कहा डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा, तो फिर मुझे डिग्री भी करना चाहिए। तो उन्होंने लॉ में मास्टर डिग्री की, जिसे हम LLM कहते हैं, और उन्होंने LLM किया। LLM करने के बाद उनकी जिज्ञासा और जागृत हुई, और उन्होंने और थोड़ा ज्ञान अर्जित किया। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन उनकी भाषा में थोड़ा सा ज्ञान अर्जित किया। तो उन्होंने लॉ में ही PhD कर ली, और उनको PhD की डिग्री सम्मानपूर्वक अवार्ड की गई। उसके बाद उन्होंने अध्ययन के काम को और आगे बढ़ाया, सीखना और सिखाना उन्होंने जारी रखा। तो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ लगभग 6 साल तक उन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न लॉ महाविद्यालयों में एज ए फैकल्टी उन्होंने टीचिंग की। तो उनको उस ज्ञान का मतलब पढ़ने और पढ़ाने का जो ज्ञान लाभ है वो 6 वर्षों तक उन्होंने लगातार किया। और वर्तमान में वो अभी भोपाल में लीगल प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट हैं, और सारे जितने भी लीगल मैटर आते हैं CCF के, उस पर पूरा विचार विमर्श करते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं। एक विशेष चीज मैं यहाँ उनके बारे में उल्लेख करना चाहूँगा कि आप कानून, वैसे तो कई संस्थाओं के आप कानूनी सलाहकार हैं, क्योंकि एक एडवोकेट का काम होता है, जो भी संस्था उन्हें हायर करती है तो उनको कानूनी सलाह देते हैं, तो उनके ऑफिशियली कानून सलाहकार होते हैं। लेकिन एक उनकी सामाजिक जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं जो ली हुई है और समाज ने उनको दी गई है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर है लॉ का, उसमें भी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उसके वो लीगल हेड हैं और फाउंडर मेंबर भी हैं, लीगल हेड के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, CCF इंडिया के आप लीगल हेड हैं और फाउंडर मेंबर हैं। तो आज हमारे ऐसे विषय विशेषज्ञ जो हमें हेड भी करते हैं और हमारे साथ ऐसे सहजता से जुड़ते भी हैं, मैं आदरणीय डॉक्टर रूप सिंह किरार जी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं पुनः उन्हें यह स्मरण करा दूं कि सर, आपके नाम के आगे लिखा जरूर है कि आप गेस्ट स्पीकर हैं,
लेकिन हमारे लिए आप विषय विशेषज्ञ हैं। और आज का टॉपिक मैं स्मरण करा दूं, स्पेसिफिक लॉ इन इंडिया टू द सेफ गार्ड ऑफ चाइल्ड राइट्स। और मैं एक निवेदन आपसे भी करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बीच में कुछ बालक और बालिकाएं भी जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा उनका भी मार्गदर्शन आप अपने उद्बोधन में करें। तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर रूप सिंह किरार जी का। ओवर टू डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपको नमस्कार है। सीसीएफ के हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, उनको मेरा नमस्कार है। आईटी हेड के अनिल जी, हमारे सेक्रेटरी कृपा शंकर चौबे जी, तमाम सारे जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, उनको मैं सबको नमन करता हूँ। चूँकि कोई भी संस्था हो, संस्था का संचालन करना जब तक सार्थक नहीं होता है जब तक उसको कोई सुनने वाला और समझने वाला ना हो। और सीसीएफ का ये जो कीर्तिमान है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हमारी संख्या में इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और लीगल, सामाजिक, मेडिकल, तमाम सारे विशेषज्ञ अभी तक आ चुके हैं, जजेस आ चुके हैं, डॉक्टर्स आ चुके हैं, एक्सपर्ट आ चुके हैं। सभी ने आकर के यहाँ पर अपने अपने उद्बोधन दिए हुए हैं। और निश्चित तौर पर अगर ये श्रृंखला जारी है तो इसके पीछे कोई ना कोई सकारात्मकता चल रही है। और डॉक्टर साहब ने तो मेरा ऐसा परिचय करा दिया है, निश्चित तौर पर मैं आपका छोटा भाई हूँ। और क्षमा चाहूँगा कि अगर इस संवाद में कहीं त्रुटि हो जाए तो सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ज्ञान कभी कंप्लीट नहीं होता है। कोशिश की है कि कुछ थोड़ा कानून के संबंध में चर्चा की जाए। बच्चों, जो भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, उनको मेरा बहुत बहुत स्नेह प्यार बच्चों। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कानून और सीसीएफ, सीडब्ल्यूसी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड सीसीएफ, ये तीनों एक ऐसी कड़ी हैं जो एक साथ काम करती हैं और बच्चों के लिए ही काम करती हैं, बच्चों के लिए ही काम कर रही हैं वो। और निश्चित तौर पे बच्चों के कानून, बच्चों के अधिकार और बच्चे कैसे अपने अधिकारों के साथ आगे बढ़ें और अपने हेल्दी जीवन को शिक्षा के तौर पे, समाज के तौर पे, स्वास्थ्य के तौर पे तमाम सारी विशेषताओं के साथ में आगे बढ़ते जाएं और निरंतर तरक्की करते रहें। डॉक्टर साहब, आज का सब्जेक्ट जो है, आज के सब्जेक्ट में सीडब्ल्यूसी, जेजे एक्ट या तमाम सारे एक्टों का मैंने कुछ उसमें समायोजित किया हुआ है। हमारे लेबर एक्ट्स हैं, लेबर एक्ट्स में बच्चों के लिए क्या राइट्स हैं, जेजे बोर्ड में बच्चों की क्या प्रक्रिया होती हैं, कौन से अपराध हैं जो बच्चों के लिए स्पेसिफिक बनाए गए हैं, आईपीसी में उनका क्या प्रोविजन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों के लिए क्या स्पेसिफिक रेमेडीज दी गई है, क्योंकि बच्चों के लिए ऐसा क्यों किया गया है। कानून तो कानून होता है और सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, इक्वल बिफोर लॉ। तमाम सर कानून का समता कैसे होती है, कानून एक कैसे होता है, आर्टिकल 14 कहता है। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम सारे कानून बनाए गए हैं और उनमें अलग अलग तरीके से हर चीज को डिफाइन किया गया है। शुरुआत करने के पहले मैं एक दो लाइन सुनाऊंगा कि ये कहते हैं कि आपके सपनों का जीवन, बच्चों, आपके सपनों का जीवन हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, आपकी उम्मीद के ज्यादा करीब है, क्योंकि हर अच्छी चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही तो है। और अच्छी चीज पाने के लिए मुझे लगता है कि अगर हम सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे वो हमारे साथ करीब होती है। और वो अच्छी चीज क्या है? किसी भी चीज का सृजन करने, किसी भी चीज का सृजन करने और किसी भी चीज को बदलने के लिए, सृजन करना और बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए। और वो चीज कौन सी है डॉक्टर साहब? वो है पावर, शक्ति, ताकत। कहते हैं कि ताकत एक वो चीज होती है और सकारात्मक चीज। अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं कि एक 90 साल की दादी देवास की हैं, 90 ईयर्स, कानून से रिलेटेड है। कहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस जब दिया जाता है तो व्यक्ति को फिट देखा जाता है कि वो फिट है या नहीं, उसकी दृष्टि सही है कि नहीं। तमाम सारी चीजों को मेजर करने के बाद में हम लाइसेंस देते हैं। कानूनी प्रक्रिया, मोटर व्हीकल एक्ट सेंट्रल एक्ट होता है। लेकिन अगर वो 90 साल की दादी हैं और व्हीकल चला रही हैं और हाईवे पे चला रही हैं, तो क्या ये कानून का वायलेशन है? इसको हम कानून का वायलेशन मानेंगे? नहीं मानेंगे।
इसी तरह से आगे मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों के बारे में ये पूछा गया है कि बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं वो कहाँ कहाँ पर घटित होते हैं। कई बार इस तरह की समस्याएं होती हैं, क्या बच्चों के साथ अपराध घर में भी घटित होते हैं और माता पिता के द्वारा उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, शोषण किया जाता है, तो क्या वो अपराध की दृष्टि में आएगा, अपराध होगा? उसका हम आगे बताएंगे कि वो अपराध होगा या नहीं होगा। अब बच्चे अगर कोई अपराध कर देते हैं, मान के चलिए कि बच्चे ने कोई ऐसा अपराध किया जो उसके बोध में नहीं था, उसके मन में नहीं था, उसकी समझ में नहीं था। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों के बारे में ये कहा गया है कि बच्चे इतने कोमल मन हृदय के होते हैं, उनका मन इतना कोमल होता है, उनको ये पता नहीं होता है कि क्या अपराध और क्या अपराध नहीं है। तो उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता है और उनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य कर दिया जाता है कि वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। आईपीसी में इसको सेक्शन 82 और 83 में इसका स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है। क्या ऐसे बच्चों के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, अपराध हो जाता है, तो अपराध की श्रेणी में आएगा क्या? नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? आर्टिकल 149 जो हमारा आईपीसी का है उसमें दो सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है। 109 है, उसमें ये कहा गया है कि बच्चों को अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कानून का बोध है, वो कानून को बेहतर समझता है और किसी बच्चे का उपयोग कर लेता है, क्या उपयोग करता है कि वो बच्चे, ये एक केस है, एक हडली का केस मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये चाकू है और इस चाकू से जाकर के XYZ किसी को आप नुकसान पहुंचा दीजिएगा। तो बच्चे ने तो ऐसा कार्य किया, लेकिन बच्चे ने कार्य करने के पहले ये नहीं सोचा था कि इस चाकू से किसी की जान जा सकती है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपराध की श्रेणी में आती हैं, लेकिन बच्चों के लिए स्पेसिफिक उसमें रिलीफ दिया गया है। बच्चों के कानूनी अधिकार क्या हो सकते हैं? बच्चों के कानूनी अधिकार के संबंध में कुछ इस तरह का हल्का सा ब्रीफ है, 2-4-5 पॉइंट है कि जैसे बच्चों के कानूनी अधिकार में मजदूरी है। क्या बच्चे जब मजदूरी करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, और आता है तो कैसे आता है? तो मजदूरी पर रोक लगाने के संबंध में ये कहा कि 14 वर्ष से साल के कम उम्र वाले किसी बच्चे से मजदूरी करवाने पर पाबंदी है, ऐसा मिनिमम हमारे जो लेबर एक्ट है उसके अंतर्गत किया गया है। इसमें एक पाबंदी है। कानून में 18 तरह के कामों को अपराध माना गया है, जैसे बच्चों से ढाबे पे काम करवाना, रोड पे काम करवाना, कुछ इस तरह के जो गंभीर अपराध होते हैं। जैसे देवास में एक फैक्ट्री है, उसका एक स्पेशल केस है जहां ये जो स्लेट वगैरह बनती थी उसमें बच्चों से काम करवाना। ऐसे करीब बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे अगर इस तरह के कार्य कराए जाते हैं तो क्या अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इन्होंने दुकान पे काम कराना या वो गंभीर प्रकृति के कार्य कराना जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, वो 14 साल तक के बच्चे होते हैं, अगर जिनसे ऐसा कराया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आते हैं और उनको अपराध माना जाएगा। इस तरह के प्रोविजन किस एक्ट में किए गए हैं? लेबर एक्ट में किए गए हैं। एक्चुअली जेजे एक्ट और लेबर एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इनको स्पेसिफिक क्यों किया? जेजे एक्ट को हमने जो बनाया हुआ है, जो बना है सरकार के बीच में जो विचार आया, ये कब आया? इसके पहले बहुत सारे एक्ट बने थे, उसमें बच्चे भी थे, समाज भी था, तमाम सारी चीजें थी, लेकिन क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि बच्चों के प्रति कोई अपराध घटित हो रहे हैं और उसके लिए कोई एक नए कानून की आवश्यकता है? हमने कब इसको बनाया? 2015 में लेकर के आए। 2015 से लेकर के अगर हम इसको करें कि हमारे सेंट्रल एक्ट कितने पुराने बने हुए हैं, हम सीआरपीसी की बात करें 1973 में बना, सीपीसी की बात करें 1908 में बना, आईपीसी की बात करें 1862-60 में बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा 1951 में बना हुआ है। ऐसे और भी तमाम सारे, लेबर एक्ट की बात करें, ऐसे एक्ट हैं, तमाम सारे एक्ट बने। उस समय बच्चे हुआ करते थे, उस समय भी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, उस समय तमाम सारी चीजें होती थी। लेकिन आप देखिए, दो चीजों पर ध्यान दीजिए, एक जेजे एक्ट की बात करते हैं, हम एक साइबर एक्ट की बात करते हैं। क्योंकि जब समय बदलता है, समय परिस्थितियां बदलती हैं, तो इस तरह के कानूनों की आवश्यकता निरंतर होती रहती है और बदलाव होता रहता है। उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि हमको जेजे एक्ट के अंतर्गत जाना है और जेजे एक्ट बनाना है। राज्य सरकार ने सोचा कि आज के समय बच्चों के प्रति करीब कई तरह के अपराध हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या हम अपने रेगुलर कोर्ट में शिफ्ट कर सकते हैं? अगर रेगुलर कोर्ट में हम शिफ्ट करते हैं तो बच्चों के मन पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? बच्चों के मन पे गलत प्रभाव ना पड़े उनके लिए इसलिए स्पेशल एक्ट बना दिया, स्पेशल कोर्ट बना दिया, जिसको कोर्ट ना कह करके वोट कहा जाता है।
अब कोर्ट और बोर्ड में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। फिर उसके लिए उन्होंने कहा कि फिर सीडब्ल्यूसी बनाई तो सीडब्ल्यूसी क्या काम करेगी? जब जेजे एक्ट बन गया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बन गया है, तो सीडब्ल्यूसी को उन्होंने एक पार्ट दे दिया है कि ये सीडब्ल्यूसी का कार्य ये होगा कि अगर किसी बच्चे के द्वारा घर में कहीं बाहर किसी तरह का उनकी जानकारी में स्वयं के संज्ञान में आता है, कंप्लेंट पे आता है, कहीं कहीं से आता है, तो उसमें वो किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं और कार्रवाई करने के लिए उनको क्या पावर होने चाहिए, तो उनको जुडिशियल पावर होने चाहिए। अब जुडिशियल पावर जब उनको दिए गए हैं तो जुडिशियल पावर में उनको एक पीठ वर्ड लिखा हुआ है, एक बेंच वर्ड लिखा हुआ है। आप सीआरपीसी में जाकर के देखेंगे कि मजिस्ट्रेट को जो पावर्स होते हैं, जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको कार्य करने की शक्ति कहाँ कहाँ पर है और क्या निहित है। क्या एक मजिस्ट्रेट अगर इंडिविजुअल कहीं पर जा रहा है, उसके साथ में किसी तरह की कोई घटना घटित होती है, तो उसको जुडिशियल प्रोटेक्शन है या नहीं है। हम बेंच की बात करते हैं, अगर बेंच में हमारे जब बेंच कार्य करती है तो उससे हमको जुडिशियल पावर होते हैं, और बेंच अगर कहीं बाहर जाती है तो क्या उन दोनों जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को प्रोटेक्शन है और बेंच को प्रोटेक्शन है, कि दोनों एक दूसरे से समानता रखते हैं? तो इस चीज पर हमको विचार करना है, नहीं रखते हैं। क्योंकि बेंच जब काम करती है तो बेंच को उस समय बेंच के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर होते हैं। लेकिन बेंच अगर इंडिविजुअल जाकर कहीं काम करती है तो क्या उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर होंगे, प्रोटेक्शन होगा? उसके साथ किसी तरह की दुर्घटना घटती है तो उससे लीगली हमको रेमेडी प्राप्त होगी या नहीं होगी? भारतवर्ष में जितने राज्य हैं उतने राज्यों में अलग अलग राज्यों को कानून बनाने की स्वतंत्रता होती है। सेंट्रल लॉ अगर होती है तो सेंट्रल लॉ को जब कोई चेंज की करती है स्टेट, तो उसको सेंट्रल से परमिशन लेती है। पूरे देश में 14 वर्ष से जो ऊपर वाला प्रोविजन मैंने बताया था, दिल्ली में शायद ऐसा प्रोविजन है, मैं डॉक्टर दीक्षित साहब से बाद में पूछूंगा कि शायद वो स्टेट ऐसा है जो 14 वर्ष से अदर स्टेट में है और 18 वर्ष की शायद एज जो दिल्ली में है जो बच्चों के लिए रखी गई है। वहाँ की स्टेशन की इसको क्या इस तरह का कोई गजट नोटिफिकेशन है या कहीं कोई चीज है, ये मैं क्योंकि आपसे पूछूंगा, आपके पास काफी अनुभव है। 14 साल से कम के बच्चों को चुनिंदा खतरनाक कामों में रोकने का प्रावधान चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है। उसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो हमारे 1986 में शहरों में जो कम उम्र के घरेलू काम करने वालों पर अक्सर यही कानून लगता है। तो एमपी की बात करूं, अदर स्टेट की बात करूं, अभी दया मैडम ने शायद राजस्थान की बात की हुई थी, और दिल्ली में एज का शायद कोई डिफरेंस है। डॉक्टर साहब बाद में आप बता दीजिए। किसी भी बच्चे को खतरनाक हालत में काम करवाना या बंधक बनाकर काम करवाना एक अपराध है, और ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 के तहत इस अपराध के संबंध में रेमेडी है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, घर में नहीं पढ़ता है, मदर फादर क्या करेंगे? बच्चा नहीं पढ़ेगा तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत तो उसको डांटेंगे कि बेटा पढ़ाई तो करना है, कभी मार भी देंगे। तो क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? इसको अपराध मानना चाहिए। जो आज की स्थिति में कई बार आपने पेपर में पढ़ा होगा कि बच्चे माँ बाप की शिकायत कर देते हैं कि मुझे मम्मी पापा ने मारा है, मेरा एक्सप्लॉयटेशन किया है, मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजा है, पढ़ाया जा रहा है। 8th क्लास में 9th क्लास की बच्चियां सुसाइड कर रही हैं। ये गलत है, गंभीर है, क्योंकि बच्चों को कानूनन तौर से कानून के राइट एक्ट बहुत डिफरेंट चीज हो गई है। लेकिन हमको जो गुरुकुल परंपरा रही है, बहुत पहले आप देखिएगा बच्चों को बहुत डांटा भी जाता था, मारा भी जाता था, इंक्लूड स्कूल में तो ये पिटाई होती थी कि ऐसा लगता था कि शायद बच्चा कल स्कूल नहीं जाएगा। मैं अपनी आप भी बताऊं तो 9th क्लास में मैं हॉस्टल में रहता था, मुझे इतना मारा गया था, शायद अगर मैं वहां से वापस हो गया तो आज आपके सामने नहीं होता। कोई कंप्लेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं। लेकिन उसमें इंटेंशन क्या है? क्या वास्तव में इंटेंशन ऐसा था कि बच्चे को मारने के पीछे कोई घातक कारण था या कोई दूसरा कारण हो सकता है? तो पढ़ाई के अधिकार के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A, एक तो आर्टिकल 21 है, एक आर्टिकल 21 है बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। तो शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 में और आर्टिकल 51A में जोड़ा गया है कि अगर 21 में बच्चे को पढ़ने का अधिकार है जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, अगर उसका मदर फादर गार्जियंस पालन नहीं कर रहे हैं तो अपराध की श्रेणी में आएगा। और 51A में जब जाके देखेंगे तो ड्यूटीज दी हुई हैं कि जो 10-11 जो ड्यूटीज दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर गार्जियंस उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं।
क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें और उसको पढ़ाएं। आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत प्रावधान है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य तौर पर सर दी जाए। इसके लिए कौन लायबिल होगा? इसके लिए स्टेट लायबिल होगा, इसके लिए गार्जियंस लायबिल होंगे। क्योंकि पहले गार्जियंस ऐसा नहीं करते थे, तो 21A जोड़ने के साथ साथ में इन्होंने ड्यूटीज को भी कंपलसरी कर दिया है, उसमें कुछ पनिशमेंट के प्रोविजन भी हैं। एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा कहा था आर्टिकल 21 के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बच्चे की मां को निर्देश दिया था, और क्या निर्देश दिया था कि वह बच्ची है वो बच्ची को स्कूल से वापस ना ले, क्योंकि किन्हीं कारणों से मां अपनी बच्ची को स्कूल से वापस ले रही थी, उससे वापस ना ले। स्कूल से बच्चे को वापस लेना एक अपराध की तरह है। अब देखिए सर, अपराध की तरह है, अपराध क्या होता है? अपराध को आईपीसी में 7 तरह से डिफाइन किया है। क्या अपराध, किसको हम अपराध मानेंगे? क्योंकि हम जुवेनाइल की बात करें, शिक्षा की बात करें, बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, तो अपराध के संबंध में ये कहा गया है, एक बहुत बड़े विचारक हैं हॉल करके, एक हॉल करके विचारक थे, और एक आपके ये मॉरल करके थे। इन्होंने कहा है कि आशय पूर्वक, सर देखिए इंटेंशन की बात कर रहा हूँ, जो आपको अभी जुवेनाइल अभी जो एक्ट हुआ है उसके अंतर्गत सेक्शन 4 में, सेक्शन 15 में, 14, 16 में सब में मिलेगा। आशय पूर्वक अथवा सावधानी पूर्वक कोई कार्य किया गया होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ किया जाता है तब ऐसा कार्य दुराशय अथवा आपराधिक आशय से किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप इसमें रिप्लाई करेंगे। दुराशय एवं आचरण का एक साथ अर्थात सहगामी होना चाहिए। ऐसे कार्य से कुछ बाहरी परिणाम अथवा हानिकारक होना चाहिए। ऐसी हानि विधि द्वारा निषेधित होना चाहिए। स्वैच्छिक आचरण एवं विधि द्वारा निषिद्ध हानि के हेतु संबंध कैजुअल रिलेशन होना चाहिए, एवं ऐसे कार्य के लिए विधि द्वारा निर्धारित कोई दंड भी होना चाहिए। अगर ये सातों चीजें कहीं पर होती हैं, इनका कहीं ना कहीं से रिलेवेंस है, ये रिलेटेड हैं, तब ये अपराध की श्रेणी में आती है और एक अपराध बन जाता है। भले वो बच्चे के प्रति बने, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति बने, बुजुर्ग के प्रति बने, समाज के किसी व्यक्ति के प्रति बने। व्यक्ति, आर्टिकल 21 व्यक्ति की बात करते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की हम बात करते हैं। तो इस अपराध में अगर कोई भी इन 7 चीजों के अंतर्गत आता है, हमारा इंटेंशन होना चाहिए, हमारा दुराशय होना चाहिए, हमारा मोटिव होना चाहिए, सरकमस्टेंस होना चाहिए। तो अगर बच्चे को हमने स्कूल जाने के लिए उसको 2 थप्पड़ मार भी दिए हैं, वो बच्चा रोता हुआ स्कूल चला जाता है और घर वापस नहीं आता है, या टीचर्स को जाकर के शिकायत करता है कि मुझे मेरे मदर फादर ने ऐसा किया हुआ है, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, तो क्या टीचर स्कूल की ड्यूटी बनती है कि वो उस बच्चे की शिकायत पर कंप्लेंट्स करें, गार्जियंस को कंप्लेंट करें, पुलिस को कंप्लेंट करें, और फिर कहीं जाकर के वो बच्चे के प्रति एक अपराध, गार्जियंस के प्रति एक अपराध रजिस्टर्ड हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष जुवेनाइल बच्चों की बात। फ्री शिक्षा, फ्री शिक्षा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब तक बच्चा समाज नहीं पढ़ेगा तो ये तमाम सारी चीजें चलती रहेंगी। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे तमाम सारी चीजें विकास के साथ में समाज के विकास के लिए, हर चीज के लिए आवश्यक होती हैं। अशिक्षित व्यक्ति, आपने देखा होगा कि अपराध अन्य राज्यों के, अगर आप डाटा से देखेंगे, भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कितने डाटा ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से समाज में इस तरह की प्रवृत्तियां पैदा हो गई हैं कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, और उसकी वजह से अपराध भी बढ़ रहे हैं। 6 से 14 साल तक के बच्चों की फ्री शिक्षा का प्रावधान है। साथ ही इस कानून में कहा गया है कि हर प्राइवेट स्कूल अपनी, गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है, हर प्राइवेट स्कूल अपनी 25% सीटें समाज के कमजोर तबके के बच्चों और विकलांग बच्चों से भरेगा। फ्री शिक्षा, आर्टिकल 21, मतलब अगर ये सीट नहीं है तो इनको खाली कर रखेगा, और अगर ये सीट आती हैं इसके लिए तमाम सारे प्रचार प्रसार के माध्यम है कि शिक्षा कैसे दी जाए। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड द कंसल्सरी एजुकेशन एक एक्ट है 2009 का, जिसके तहत ये प्रोविजंस आए हुए हैं। क्या प्रोविजन है?
के तहत इस तरह का एक नियम बच्चों की बेसिक एजुकेशन के लिहाज से बनाया गया है। अगर कोई स्कूल इन नियमों को नहीं मानता तो उसके खिलाफ संबंधित शिक्षा विभाग में शिकायत की जा सकती है या हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। क्योंकि अभी हमने क्या कहा है कि शिक्षा फंडामेंटल राइट्स है। अगर जब कोई चीज फंडामेंटल राइट्स होती है तो उसकी शिकायत हाई कोर्ट ही होती है। हाई कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी, 226, 227 और 32 के प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के लिए बने हुए हैं। क्योंकि फंडामेंटल राइट का सीधा सीधा एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज दिस फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हम किनको मौलिक अधिकार मानेंगे। तो उसका एक लाइन का आंसर आया है कि समाज मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए जो आवश्यक है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हमारे लिए आवश्यक क्या है? हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारे लिए आवश्यक है। तो इन आवश्यक के लिए, इसके लिए कौन लायबिल होगा? इसके लिए सरकार लायबिल होगी, इसके लिए राज्य लायबिल होगा। राज्य की डेफिनेशन में अगर हम जाके देखेंगे तो टेरिटरी ऑफ, हम इंडिया एक वर्ड यूज करते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत राज्यों का संघ होगा, उसमें एक स्टेट वर्ड लिखा हुआ है सर। स्टेट से मतलब ये हुआ है कि स्टेट नॉट एमपी, नॉट अदर स्टेट। स्टेट का मतलब पूरे जो राज्य है उसको हमने एक स्टेट माना गया है। जब हम फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत कंप्लेंट्स में जाते हैं, अपीली कोर्टों में जाते हैं, तो हम संघ को मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, इस तरह की पिटीशन मूव होती हैं। उसमें पर्टिकुलर अगर कोई राज्य होगा तो वो अलग से उसमें मेंशन किया जाएगा। पिटाई, घर वाली बात आ गई है, पिटाई से संबंधित या पिटाई से कैसे हिफाजत की जाए। तो अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को मानसिक या शारीरिक तौर पर परेशान करता है, मानसिक या शारीरिक तौर पर परेशान करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसके खिलाफ की जाएगी? जो टीचर है। सर्विस रूल्स के हिसाब से वो जिम्मेदार होगा, स्कूल का स्टाफ या टीचर पर भी कार्रवाई हो सकती है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 17 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। आजकल हो ही रहा है कि टीचर्स बच्चों को अगर थोड़ा बहुत ही परेशान करती है, होमवर्क करके नहीं आया, कहीं की फीस नहीं आई है, कहीं कुछ भी नहीं आया, तो आपने देखा होगा कि वो छोटी सी बात आगे चल के बहुत आगे लिटिगेशन में चली जाती है, शिकायत हो जाती है, स्कूल की शिकायत हो जाती है, टीचर्स की शिकायत हो जाती है, और आपकी राज्य वाला आयोग है, राष्ट्रीय राज्य आपका आयोग है, ये तमाम सारी चीजें इस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। जेजे एक्ट 23, जेजे एक्ट की 23 इस तरह का प्रावधान करती है कि आईपीसी के सेक्शन 223, 224, 225, 294 इस तरह के जो प्रावधान है, इन प्रावधानों में मामला दर्ज हो सकता है। कब हो सकता है? जब बच्चे को मानसिक रूप से आपने स्कूल में प्रताड़ित किया है। मामला और कुछ दायर उसमें नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगी। एफआईआर होगी तो इन धाराओं के अंतर्गत होगी कि चूंकि बच्चे को मानसिक, या किसी को मार दिया, जख्मी हो गया, या थोड़ा कहीं उसमें हल्का सा बच्चे का स्केल से किसी तरह का कोई निशान आ गया है, तो इस तरह की एफआईआर आईपीसी के अंतर्गत होगी। कार्पोरल पनिशमेंट को रोकने के लिए, कार्पोरल पनिशमेंट यही होता है किसी बच्चे को परेशान करना। इन चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? तो इन्होंने किया है कि एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स ने एक गाइडलाइंस जारी की हुई है। गाइडलाइंस क्या जारी की है? और केंद्र सरकार ने तमाम स्कूलों को उसे लागू करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर जारी, इसमें ये लिखा हुआ है कि गाइडलाइंस में कार्पोरल पनिशमेंट को परिभाषित किया गया है। इसके दोषी के खिलाफ सख्त एक्शन का प्रावधान भी किया गया है। सख्त एक्शन से तात्पर्य ये हो गया कि स्कूल अगर ऐसा कार्य करेगा जिससे बच्चा डर जाएगा, डर की वजह से स्कूल नहीं जाएगा, और वो भविष्य में उसके अंदर ऐसा डर बना रहेगा, तो वो अशिक्षित रह सकता है या कि दूसरा स्टेप भी ले सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं एक कानून बनाया गया है, एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिससे स्कूल, टीचर, स्टाफ बच्चे के साथ में शालीनता से और सॉफ्ट उनके साथ में अपना बिहेवियर रखें। राइट टू एजुकेशन एक्ट में कार्पोरल पनिशमेंट को जिक्र किया गया है और स्कूल की लायबिलिटी, स्कूल की जिम्मेदारी को उसमें तय किया गया है, ताकि बच्चे के साथ में किसी तरह का दबाव पूर्वक वो ना करेगा। मान के चलिए कि कई परिस्थितियां होती हैं, जैसे हमने अभी 25 वाली बात की हुई थी, बच्चे घर से प्रॉपर नहीं आ पाते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां घर की परिस्थितियां होती हैं, तो उसमें बच्चों के मन पे ऐसा कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े कि जिसकी वजह से कल वो स्कूल आने से
डर जाए या किसी टीचर की वजह से बच्चा डर जाए, तो ऐसा एक प्रावधान किया है। घर में अपराध के बारे में मैंने बताया कि घर के अपराध में यही कि माता पिता पेरेंट सही बर्ताव अगर नहीं करते हैं या कोई हिंसक तरीके से पेश आते हैं, तब उसकी शिकायत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, हमारे आदरणीय डॉक्टर दीक्षित साहब के यहाँ पर की जा सकती है या की गई होगी। फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी की जा सकती है। हर जिले में इनका एक गठन है। किसी भी शिकायत पर संज्ञान लेकर ये कमेटियां जे एक्ट के तहत मामला चाइल्ड इन नीड इन केयर कमेटी के पास भेज सकती हैं, ऐसा ये प्रोविजन है। इस तरह के मामलों में बच्चों को पेरेंट्स से अलग करके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनकी देख रेख करती है। गंभीर मामलों में जे एक्ट की धारा डॉक्टर साहब 23 और 23 का कोई प्रोविजन है, आप मुझे थोड़ा ब्रीफ कर देना। इसमें कोई क्या पनिशमेंट का है वो थोड़ा आप लिख लीजिएगा कि कितनी हो सकती है। शारीरिक शोषण से कैसे बचाव किया जा सकता है बच्चों का, इसके लिए क्या स्पेसिफिक राइट है। तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे से सेक्सुअल नेचर का अपराध पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस कानून के दायरे में आता है। देखिए 2012 के पहले क्या इस तरह का कोई विचार, कोई अपराध ऐसा घटित नहीं हुआ था जिसके लिए स्पेसिफिक एक्ट बनाना पड़ा। स्पेसिफिक राज्य सरकारों ने कोटे बनाई हुई हैं। आज परिस्थितियां निर्मित हुई, इसके साथ 3 चीज लिंक होगी, CWC होगी, जे एक्ट हो गया और आपका पॉक्सो एक्ट हो गया है। चूंकि समाज में कहीं ना कहीं इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ी हुई हैं जिनके लिए बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के प्रति किसी तरह का अपराध घटित होता है तो त्वरित कार्रवाई के लिए इस तरह के सरकार ने ये प्रोविजंस किए हुए हैं। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लड़का या लड़की दोनों को प्रोटेक्ट किया गया है। पॉक्सो एक्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष कोर्ट में होती है और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के लिए उम्र कैद तक की सजा है। करीब 4-5-6 मामले हैं जो पॉक्सो के मैं लड़ रहा हूँ और उनकी मैंने परिस्थितियों पे जब जाके देखा कोर्ट के सामने, मैंने जब पूरे मैटर को देखा ऑफ रिकॉर्ड, जब कोर्ट ने बात की, चूंकि निश्चित तौर पे एज वाला फैक्टर है और कानून में मैंडेटरी है तो गलती किससे हुई है ये चीज काउंट नहीं होती। अगर हम आईपीसी में जाके देखें 300 अपहरण की बात देखते हैं, 376 की बात देखते हैं, अगर कंसर्न लड़की की नहीं, कंसर्न अगर है भी बट उसकी एज वाली प्रॉब्लम है तो कानून चाहते हुए भी उस मैटर में कहीं कुछ नहीं कर सकता। वही पनिशमेंट होगा जो एक अपराधी को होता है। इस एक्ट के तहत बच्चों को सेक्सुअल असल्ट, सेक्सुअल असेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराध आज के समय में बहुत ज्यादा रहे, क्योंकि सोशल जो हमारी मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, तमाम सारे हैं। एक हम अभी केस फाइट कर रहे हैं जिसमें अगर मैं अपने तरीके से देखूं, एज ए लॉयर बात करूं तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना था कि उस बच्चे ने, आजकल जो फ्रेंडशिप होती है कि एक दूसरे को रिक्वेस्ट जाती है, एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो गलत तरीके के कंटेंट्स उसमें जारी हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आ जाता है। पूरी लाइफ जो है मतलब समाप्त हो जाती है। वेल का भी प्रोविजन इस एक्ट के अंतर्गत नहीं दिया भी है तो कई बार तो ट्रायल ही समाप्त हो जाती है। तो 6 मंथ का तो उसमें पीरियड दिया हुआ है कि 6 मंथ में कोर्ट इसको क्लियर करेगी। क्राइम होने पर संरक्षण कैसे होता है बच्चों के, इसके संबंध में आईपीसी की धारा जो 82, 83 की हम बात करते हैं कि 82, 83 में किस तरीके के प्रावधान है जो बच्चों के लिए दिए गए हैं। सेक्शन 82 कहता है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य क्या अपराध की श्रेणी में आएगा, उसको अपराध माना जाएगा। कोई बात अपराध नहीं होगी जो 7 साल से कम उम्र के शिशु वर्ड लिखा हुआ है सर, शिशु के द्वारा किया गया है। धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को आपराधिक दायित्व से पूर्णतः, एब्सोल्युटली सर, पूर्णतः मुक्त करती है। अब वो कैसे मुक्त करती है, केस बताऊंगा मैं इस संबंध में कि वास्तव में वो 9 साल का और 11 साल के बच्चे को कैसे कोर्ट ने सजा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म किया हुआ था। 83 सेक्शन 83 में कहता है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के आपराधिक अपरिपक्व संबंध के शिशु का कार्य है। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 से
कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ में इतनी परिपक्वता नहीं है कि उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों को समझ सके, उस पर निर्णय ले सके। तो आर्टिकल सेक्शन 82 एंड सेक्शन 83 ये दोनों प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें ये प्रावधान है। लेकिन अभी बात बदल गई है, क्योंकि पहले जब 1860 में हमारी आईपीसी बनी थी उस समय जेजे एक्ट नहीं था। जेजे एक्ट ना होने की वजह से बच्चों का ट्रायल इस सेक्शन के अंतर्गत इनको रिलैक्सेशन था, बट चूंकि अब जेजे एक्ट आ गया है और गंभीर प्रकृति के अगर कोई अपराध होते हैं तो जेजे एक्ट के अंतर्गत ट्रायल होंगे। उनका रेगुलर कोर्ट में ट्रायल ना करके और उनको जेजे एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर जो भी कार्रवाई है और उनको जब कोई पनिशमेंट अगर होगा तो उनको सुधार गृह में भेजा जाएगा, ना कि किसी रेगुलर कोर्ट में। और ना ही उनका उस तरह का वातावरण होगा जिसमें उनको ये लगे कि ये यहाँ पर कोर्ट है। इंक्लूड ये जेजे एक्ट में तो कोर्ट में कोर्ट पहनकर भी एडवोकेट को एंट्री नहीं देते हैं। दूसरा, जब वहाँ पर जो बेंच होती है, बोर्ड जो होता है, उस बोर्ड में एक पीठासीन अधिकारी होता है और 2 जो सदस्य होते हैं वो एक सामाजिक क्षेत्र से होते हैं और एक व्यक्ति और किसी का विशेषज्ञ होता है। कारण ये होता है कि उस बच्चे की मनः स्थिति को देखा जाता है कि ये बच्चा अपराध करके आया हुआ है तो किन परिस्थितियों में उसने अपराध किया हुआ है, तो उस अपराध का एक एनालिसिस उस विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। एक उल्का महापात्र का मामला है सर, ये जो 82-86 संबंध है, उल्ला महापात्रा का मामला है। इसमें अभियुक्त एक 11 वर्षीय बालक था, जो बालक था ना वो 11 वर्षीय बालक था। उसने एक चाकू उठा लिया और मृतक को मार डालने के लिए धमकाया और वास्तव में उसे मार भी डाला। उसको उसने क्या किया, मार डाला। यह धारण किया गया है कि इस मामले में मल्टिया सप्लेट अटेम्प्ट का सूत्र लागू होता है। उच्च न्यायालय ने बालक को 5 वर्ष के लिए सुधार केंद्र में भेज दिया गया। चूंकि घटना, अभी जो मैंने आपको 7 फैक्टर बताए हुए थे, उस 7 फैक्टर में से एक फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। एक दूसरा मामला है मारू म्यू का एक मामला है। ये मामला है सर बहुत पुराना, जब हमारा क्रिमिनल लॉ जनरल की बात कर रहे हैं उस समय का मामला था। इसमें अभियुक्त एक 10 वर्षीय बालिका थी, अभियुक्त जो थी ना एक 10 वर्षीय बालिका थी। बालिका ने जो परिवादी की सेविका थी 8 आने के मूल्य का एक बटन उठाया और उसे अपनी माता को दे दिया। परीक्षण न्यायालय ने उसे दोष सिद्ध ठहराते हुए, ट्रायल कोर्ट ने उसको दोष सिद्ध ठहराते हुए 1 माह के कारावास से दंडित किया। लेकिन उच्च न्यायालय ने यह धारण करते हुए कि वह बालिका का कार्य प्रकृति को समझने में सक्षम नहीं था, प्रकृति को समझने में सक्षम नहीं पाई गई, उसे उसकी जो सजा थी उसको एक्विटल कर दिया। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बच्चे जो होते हैं, आज की परिस्थितियों को अगर छोड़ भी दिया जाए कि आज बच्चे कम उम्र में 10 और 11-12 साल में काफी एडवांस बच्चे हो गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि बच्चे इन सब चीजों को समझ पाए। जहां तक आज भी अगर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के अंदर उतनी समझ नहीं है जितनी शहरी बच्चों के अंतर्गत है। क्योंकि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो चीज देखता है और उससे सीखता है। अगर इस बात को हम और वेरीफाई करते हैं तो कहते हैं कि जब अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ में थे और उन्होंने उस चक्र को तोड़ने के संबंध में जो सुनाया गया था और उसको सुन लिया था और सो गए थे, तो जितना सुना उतना उन्होंने। आज भी एक और कोई वृत्तांत है कि एक बच्चे को माँ ने पूरा गीता, जब वो बच्चा पेट में था और माँ ने गीता का अध्ययन किया था, तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो निश्चित तौर पर एक ऐसा विद्वान बच्चा था कि वो सारी की सारी चीजें उसको याद थी। तो निश्चित तौर पे चाहे अपराध हो, अपराध तो एक सर ऐसा है कि सामाजिक जीवन में या किसी भी जीवन में उसको घटना है, लेकिन उसके संबंध में कानून क्या काम करता है, सिर्फ समाज उसको व्यवस्थित तरीके से अगर नहीं करती है तो राज्य को दंड देने का उसके संबंध में अधिकार है। दूसरा होता है सर ये अभी सुबह एक दया मैडम ने क्वेश्चन किया हुआ था, क्या बच्चों को काम पर रखना कानूनी अपराध होता है? कौन से बच्चों को काम पे रखना?
14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना गैर कानूनी होता है, लेकिन कहाँ नहीं होता है। कानून इसको दंड देने की बात करता है। इन्होंने कहा है कि इस नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे कि पारिवारिक व्यवसायों में बच्चे को काम पर रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले छुट्टियां होती थी, बच्चे घर में रहते थे, स्कूल से आते थे और मदर फादर की मदद कर देते थे। और वो कौन से काम होते थे जिसमें मदर फादर उनकी मदद लेते थे। उस मदद को लेने में बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन होता था क्या, या मदर फादर का इंटेंशन गलत था कि बच्चों से काम करा रहे हैं। लेकिन आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं और तमाम सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। स्कूल से वापस आकर गर्मी की छुट्टियों में काम कर सकते थे। इसी तरह फिल्मों में बाल कलाकारों के लिए इससे अलग रखा गया है। आप देखेंगे आजकल जो सीरियल बन रहे हैं, पहले जो पिक्चरों में काम होते हैं उसमें बाल कलाकार होते हैं। अगर बाल कलाकार होते हैं और वो काम कर रहे हैं तो उसमें क्या हम इस चीज को माने कि इनके साथ अनजस्टिस हो रहा है, चूंकि ये पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आर्टिकल 21A का वायलेशन होगा, तो कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आएगा। तो इन्होंने कहा नहीं, ये एक्सेप्शनल है, क्योंकि बच्चों को इससे रिलैक्सेशन रखा हुआ है। कलाकारों को काम करने की अनुमति है। खेल से जुड़ी हुई गतिविधियां होती हैं। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी ये कार्य करते हैं, भाग ले सकते हैं। 14-18 वर्ष की आयु के बच्चों को काम पर रखा जा सकता है जो किशोर की श्रेणी में आते हैं, यदि कार्यस्थल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार एक पूरी की पूरी गाइडलाइन बनी हुई है कि कौन कौन से कार्य ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक होंगे। खतरनाक की श्रेणी में अगर वो नहीं आते हैं तो ऐसे बच्चों को ऐसे कामों पर रखा जा सकता है। भारत में बाल श्रम की स्थिति क्या है? चूंकि बच्चे तो वहां भी होते हैं, बाल श्रम की स्थिति क्या है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 5 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे, आयु वर्ग के 10.1 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में, मुख्य रूप से 23% खेतीहर मजदूरों में, 32.9% के रूप में कार्यरत हैं। 2011 से की जो जनगणना है उसके डेटा है। ये कहने का तात्पर्य ये हुआ सर कि जुवेनाइल एक्ट स्पेसिफिक एक्ट है, इसका सेक्शन 4 है, जो मैंने अभी इसको देखा हुआ था। सेक्शन 4 के प्रोविजन में एक बात कही गई हुई है, इसका जो उद्देश्य है एक्ट का और बच्चों को स्पेसिफिक चीज देने का। सेक्शन 4 ये कह रहा है, विधि का सेक्शन 14 है सर, सॉरी, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा क्या जांच की जाएगी और इसके स्पेसिफिक क्या प्रोविजंस होंगे। ये चूंकि एक्ट में है तो मुझे लगता है ब्रीफ करने की आवश्यकता नहीं है, सारे लोग पढ़ देंगे। 17 से 18, धारा 17 और 18 के अधीन ठीक समझते हैं तो इस अधिनियम के अंतर्गत जांच कर सकते हैं। दूसरी एक बात आती है कि सर सीआरपीसी में आप अगर जेजे एक्ट की जो पूरी जो किताब है इसमें आप देखेंगे, इसमें सीआरपीसी कितनी जगह आया हुआ है। एक प्रक्रियात्मक वर्ड है, और प्रक्रियात्मक वर्ड ये कहता है कि लॉ कोई भी हो, मौलिक लॉ कोई भी हो, प्रक्रिया के अंतर्गत ही काम करेगा। विदाउट प्रक्रिया हम काम नहीं कर सकते हैं। और जब प्रक्रिया सारी है उसमें इन्वॉल्व होती है तो हमारा एविडेंस एक्ट आ जाता है। हम एविडेंस के बाहर नहीं जा सकते हैं। जब एविडेंस आ जाता है और कोर्ट की प्रक्रिया में जाते हैं तो हमारा लिमिटेशन एक्ट हो जाता है। इसमें आप देखेंगे कि अपील 30 दिन के अंदर होना है, 40 दिन के अंदर होना है, जो लिमिटेशन एक्ट आ जाता है। अब ये तमाम सारी चीजों का ऑरिजिन है अगर हम बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। हमारा स्पेसिफिक ये कहना है, चूंकि जिस सामाजिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, कानूनी शक्तियों के साथ काम कर रहे हैं, इन शक्तियों को बेहतर तरीके से करने के लिए जेजे एक्ट का गंभीरता से हमारे लिए नॉलेज होना चाहिए। सीडब्ल्यूसी में काम करने वालों के लिए उस एक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके लिए उस प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। उस प्रक्रिया के ज्ञान में तमाम सारे कानूनों का हम, क्योंकि 3 साल का पीरियड बहुत होता है, अगर हम इनको थोड़ा थोड़ा, हमको बहुत ज्यादा टेस्ट, उसमें बेयर एक्ट पढ़िएगा, बेयर एक्ट में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। जब हम काम करेंगे तो काम करने में हमको सुविधा होगी, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है, पॉक्सो एक्ट का व्यक्ति आ रहा है, गंभीर अपराध का आ रहा है, तो निश्चित तौर पर एक अपराधी आ रहा है ना, उस अपराधी को कैसे हमारा स्पेसिफिक कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट है, उसकी ट्रायल करेगा।
नहीं करेगा, कैसे करेगा, किस प्रोविजन के अंतर्गत करेगा, अगर कंप्लेंट होती है तो उसकी एफआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस प्रक्रिया के हमको जो भी उनके रिटर्न कथन लेना। अगर हम जब बच्चों के कथन ले तो निश्चित तौर पे हम सीआरपीसी में जाएंगे, 161 के कथन लेंगे उनसे, उनको नोटिस जारी करेंगे। एक्ट को स्पेसिफिक बनाया गया है, बट बाकी जो एक्ट है वो अनरिलेवेंट नहीं है। उनका हम सहयोग लेते हैं, उनके नॉलेज के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी कार्य क्षमता बहुत अच्छी होगी और कार्य करने का हमारा जो उद्देश्य है, समाज का जो उद्देश्य है, कानून का जो उद्देश्य है, सरकार ने जिसलिए संस्थाएं बनाई हुई हैं उनका उद्देश्य पूरा हो सकता है। आप बच्चे ने अपराध कर दिया है, नहीं कर दिया है, उसको पनिशमेंट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड लिखा हुआ है, आईपीसी में एक उसका कोटेशन है कि इंडियन कानून रिफॉर्मेटिव कानून है। कोई भी कानून के अंतर्गत चले जाइए आप, उसमें सुधारात्मक दंड देने की एक अंतिम है। कहते हैं कि 100 गुनहगार छूट जाने के लिए एक बेगुनाह आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उसने वो कार्य नहीं किया है ना। तो इन तमाम सारी चीज़ों के लिए, बच्चों की हित के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए हमको तमाम सारे एक्टों का अध्ययन करना चाहिए और उससे बेहतर ये होगा कि हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और उस काम से निश्चित तौर पे हमारा उद्देश्य पूरा होगा और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे पास में बेहतरीन नॉलेज का होना बहुत आवश्यक। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी के पास नॉलेज नहीं है, लेकिन बेहतरीन की बात करते हैं ना कि और बेहतर हो। हम अगर 3 साल में बहुत काम करके कुछ नहीं कर पाए या विशेष नहीं दे पाए और 3 साल के बाद अगर हम ये कहते हैं कि हमको और टाइम मिलना चाहिए, 22 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व के पटल पर ओनली 22 मिनट्स वो बात कह करके आ गए जो हो सकता है हम 22 साल में नहीं कह पाए, 22 दिन में नहीं कह पाए। कहने का मतलब ये हुआ है कि कार्य करने की क्षमता, नॉलेज की क्षमता, जब लिखने की क्षमता, हम बहुत सारी चीजें लिखते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे होंगे, आपने कथन लिखे होंगे, आप जब सीडब्ल्यूसी में आपने काम किया होगा, हमारे यहाँ कोर्ट में एक चीज लिखाती है, अगर कोई चीज पूर्व में लिखा जाती है तो उसको हम एज इट इज वापस नहीं करते, उसको हम पुनश्चय कर देते हैं। एक वर्ड आता है मात्र, पुनश्चय। पुनश्चय का मतलब ये होता है कि जो पहले था उसको हमने उसके नीचे लिखना शुरू कर दिया है। समय, प्रक्रिया, शब्द, प्रशासनिक शब्द, एक ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग है डॉक्टर साहब, ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग, अभिवचन, अभिलेख। जब हम किसी तरह की काम करते हैं, लीगल काम करते हैं, तो उसका हमको आवश्यकता होती है, बिना उसके हम ऑर्डर शीट नहीं लिख सकते हैं। तो क्यों ना ये जो सीडब्ल्यूसी की प्रक्रिया है, क्योंकि जेजे एक्ट की तो मैं बोर्ड की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वहाँ एक पीठासीन अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी तो ट्रेनिंग यही होती है। लेकिन यहाँ वाली प्रक्रिया में अगर जब भी कभी कोई ट्रेनिंग्स होती हैं, किसी तरह के विषय आते हैं, तो हम ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग, लेखन जिसे कहते हैं, उसके बारे में भी हमारा ध्यान होना चाहिए और उसके लिए भी आवश्यक रूप से बनाना चाहिए, जिससे समय बच सकता है। डॉक्टर साहब, समय ओवर तो नहीं हो रहा? भाई साहब, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि अब टाइम हो चुका है, क्योंकि हमारा सेशन अभी इंटरेक्टिव सेशन भी बनने जा रहा है। कई जेजे बोर्ड के और सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं जो इस सब्जेक्ट पे, जो आज हमारा सब्जेक्ट है, उस पर अपने अपनी बातें रखेंगे और उसके आंसर के लिए आपको भी बने रहना है। तो साथ में साथ, अगर जैसे हमने अभी सेशन को शुरू किया था, वेबिनार को, तभी हमने कहा था कि हमारे साथ बच्चे भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, शायद कुछ बच्चे लाइव हैं, कुछ बच्चे चाहेंगे, हम लोग भी चाहेंगे चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन उनको सम्मिलित करे, लाइव सुने हम उन बच्चों को कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल लेवल पर। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि स्कूल लेवल पे कुछ पनिशमेंट होते हैं जो राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं, या घर में कुछ होता है कि कितना फोर्सफुली हम बच्चों को केयर ना करते हुए और हम लोग क्या क्या उनसे करवा सकते हैं, क्या क्या नहीं करवा सकते हैं। बाहर के वातावरण में हम लोग देखते आ रहे हैं कि क्या क्या सही चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बच्चे दुकान पे काम करते हैं या रोड पर काम करते हैं या मिल्स में या फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो बच्चे इस सब्जेक्ट में क्या समझते हैं। शायद हमारे साथ अनुष्का और अनुष्का का एक ग्रुप हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अनुष्का, आप लोग शायद सुन रहे हो, तो हम कोशिश करें, हम चाहते हैं कि आज आपके साथ में इस वेबिनार में सीडब्ल्यूसी के और जेजे बोर्ड के काफ़ी सारे मेंबर्स हैं पूरे इंडिया से, मैक्सिमम स्टेट से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। और डॉक्टर साहब ने जैसे अभी बातें बताई है, लॉ आपके साथ खड़ा हुआ है और आपको कहाँ का प्रोटेक्शन देता है, आप उसको कहाँ का अवॉइड करना है, कहाँ का ओवर रूल करनी है चीज़ों को, और किन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है कि आपके साथ
बच्चों के साथ, स्पेशली स्कूल में या ट्रांजिट टाइम में स्कूल से घर के या बाहर, घर से बाहर या मोहल्ले में आपके साथ कोई गलत गतिविधियां ना हो, तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, हमको क्या क्या याद रखना है आपको? तो क्या आप कुछ आप हमारे साथ बात बता सकती हैं? आप सुन रही हैं? अनुष्का। उनका ग्रुप है पूरा बच्चों का। ओके ओके। क्या आप लोग बने हुए हैं, बच्चे लोग आप बने हुए हैं वेबिनार में? आप कनेक्टेड हैं? डरिए नहीं, अगर आपको डर लग रहा है तो डरने की बात नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, अपनी बात रखिए, डरना नहीं है, बड़े हैं, कुछ नहीं है, बट आप ही की बातें की जा रही है। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन आपको पूरा प्रोटेक्ट करता है, आपको आपको आपके साथ खड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ CWC आपके साथ खड़ी हुई है, जे बोर्ड के मेंबर्स हैं इस ग्रुप में। तो आप अपनी बात रखिए, आप डरिए मत, हेजिटेशन मत कीजिए, आप प्लीज बताइए अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो। आप तो पहले ये बताइए कि अनुष्का आपने जो वीडियो बनाया उसके बारे में ही बताइए, बहुत सुंदर वीडियो बनाया है। नहीं कनेक्ट नहीं हो रही अनिल जी। कनेक्टेड है शायद, डर 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 है। एनीवे हम लोग इसको इंटरेक्टिव सेशन बनाते हैं, जे बोर्ड के और CWC के सारे सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस सब्जेक्ट पे आप अपनी बात रखिए प्लीज। अनिल जी, एक प्रिविलेज लेना चाहता हूँ मैं। अगर आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं वेबिनार में, तो उनका एक संक्षिप्त उद्बोधन हो जाए और उसके बाद फिर हम सत्र को ओपन करें। अगर आपने उनसे समय ले लिया है कि अंतिम मिनट तक हमारे, मैं लेता हूँ, मैं उनको कनेक्ट करता हूँ, अभी मैं कनेक्ट करता हूँ भाई साहब, जी, उनको लेता हूँ। तो वो एक फॉर्मल सेशन हमारा पूरा हो जाए, फिर हम, चूंकि इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है, फिर उसमें समय सीमा शायद हो जाए, तो आप थोड़ा सा डॉक्टर राघवेंद्र जी से बात कर लीजिएगा। और तब तक मैं इसको तब तक मैं समराइज करता हूँ, और हो सकता है तो अनुष्का और उनका ग्रुप भी हमसे इंटरेक्शन के लिए तैयार हो जाए। आदरणीय डॉक्टर रूप सिंह जी ने बहुत ही अच्छे से हमारे बीच में अपनी बातें रखी हैं, और चूंकि वो तो डॉक्टर हैं, कानून के डॉक्टर हैं, तो जितनी बात की जाए, जितनी बारीकियों पे बात की जाए, उनका अनुभव जो हमें एक नया कानून का एक सीन दिखाता है, एक नई प्रेरणा और नई ऊर्जा दिखाती है कि कानून से समाज का कितनी मदद हो सकती है, तो वो व्याख्या से होती है। डॉक्टर साहब ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सारे कानूनों का जनक है, और जिन चीज़ों की बात की है, तो हम बच्चों के क्षेत्र में देखें उतने ही हमें लॉ ऑफ द लैंड बच्चों के लिए मिल चुके हैं, जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए लागू हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, जे एक्ट जो है वो 2015 हम अपने उपयोग में ला रहे हैं, पॉक्सो एक्ट 2012 का है, चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933 का है, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का है, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1987 का है बच्चों के लिए, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको हम बोलचाल में RTE एक्ट कहते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसका प्रावधान है। बच्चों को जन्म नहीं लेने देते हैं, जो उनका पहला अधिकार है, तो PCPNDT एक्ट है 1994, फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006, द प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो इतने सारे कानून जिनका उद्देश्य बच्चों को ऐसा समाज देना है जहां बच्चे अपराधों से मुक्त रहें, उनका अपराधों से अगर कोई ऐसा सामना हो जाता है तो उनकी बात को सुना जाए, उनकी बातों को समझा जाए और उनके पक्ष को अच्छे से समझा जाए। तो बहुत ही अच्छे से डॉक्टर रूप सिंह जी ने हमें इस चीज़ों को, इन प्रावधानों के बारे में बताया है। हाँ अनिल जी, हमारे अध्यक्ष जी, हाँ अध्यक्ष जी हमारे साथ बने हुए हैं जी। जो आज डॉक्टर साहब ने सेशन रखा उसके अध्यक्षीय संबोधन और साथ साथ धन्यवाद का भी वक्तव्य अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो जोड़ें और अपनी बात रखें। जी अनिल जी। संविदा से वो मुकेश जी को लेना। जी भाई साहब। जी अनिल जी, आप कुछ। जी भाई साहब। जी हाँ, आज जो हमारा सेशन रहा उस पर आप अपना संबोधन दें, अध्यक्षीय संबोधन दें। साथ साथ डॉक्टर रूप सिंह जी किरार ने एक बहुत अच्छी हमारे सामने बातें रखी है बच्चों के विषय में,
तो अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ साथ धन्यवाद भी उनका ज्ञापित करें पूरे चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की तरफ से। ये सब धन्यवाद तो मैं सबसे पहले देता हूं, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे लोग अच्छी बात रखते हैं, इसलिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ा ये है कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि 2 देश में ऐसे काम चल रहे हैं जो बहुत कंटिन्यू चल रहे हैं। मैं दोनों कामों से वो जुड़ा हूं। एक देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया था, वो है मन की बात। और मन की बात का 81वां एपिसोड पूरा हुआ है। हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कहते हैं, और वास्तव में मन की बात कहते समय वो देश भर में जो सब चलता है, जो अच्छी अच्छी चीजें जो पूरे देश में फैलना चाहिए, ऐसे जो विचार होते हैं, ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने बहुत असाधारण प्रतिभाओं के साथ काम किया है, वो लोग जहाँ संसाधनों का अभाव है फिर भी वो अच्छे काम में लगे हैं, दूसरों की मदद करते हैं, मानवता को जो उच्च मानदंड हैं उनको और अधिक ऊंचाई तक ले जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं। और मुझे लगता है चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन इसी तरह की एक वेबिनार की श्रृंखला को लेके चल रहा है, तो वैसा ही ये एक बड़ा अच्छा कार्य है। इस कार्य में आप सब लोगों की आहुति बहुत ही एक योग्य कार्य के लिए हो रही है। इसको कहते हैं कि संविधा रूपी आप अपना जो समय, अपना ज्ञान, अपनी प्रतिभा उसमें देकर के लोगों को जो प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष होने के नाते, और मुझे लगता है कि मैं अध्यक्ष हूँ लेकिन काम तो आप लोग करते हैं, मैं तो उसमें बहुत कम योगदान दे पाता हूँ। आप सभी लोग इतने अच्छे हैं कि कम काम देने वाले को भी अध्यक्ष बना लेते हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय रूप सिंह जी का धन्यवाद, और डॉक्टर दीक्षित साहब का धन्यवाद जो लंबे समय से इस काम को करते हैं। और सबसे बड़ा है कि आपके बहुत क्षेत्रों में बड़ी आपने योग्यताएं हासिल की है। पीसी पीएनडीटी एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में डॉक्टर साहब का कोई सानी नहीं है उस विषय में। आपने बहुत काम किया है। हमारी आईटी की टीम और मैं जितने भी लोग जुड़ते हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्षमा चाहेंगे, बच्चे लोग जो एक ही क्लास के थे तो उनका आज पता नहीं क्या है, स्कूल ने आज उनका वाइवा स्टार्ट कर दिया है 5 बजे से, तो अच्छा। वो भी टाइम के इतने ज़्यादा बाउंड हो गए हैं और अननोइंगली उन लोगों को वो ज्वाइन करना पड़ा वाइवा को। शायद वो जब तक हमारा सेशन रहेगा तो इंटरेक्टिव बनेंगे। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप जुड़े। अब ये सेशन हम लोग ओपन रखते हैं सभी के लिए। आप अपने अपने 1 बाय 1 आप हैंड रेस कीजिए, हम एक एक करके आपको इन्वाइट करेंगे और आप अपनी बात रखना शुरू कीजिए सब्जेक्ट से रिलेटेड। जी दया जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा सेशन रहा हमारा और बहुत ज्यादा जानकारियां मिली। मतलब कि प्रैक्टिकली वर्क किया है, पर उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें थी जो छूट गई थी, जो पता नहीं थी, पता चली उनके बारे में। और सर्वप्रथम मैं आज अनुष्का और जो भी बेटी आई थी उनको डॉटर्स डे की बधाई देना चाहूंगी। आज इंटरनेशनल डॉटर्स डे है, तो बेटियों को अपना दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और उन्होंने आज बहुत अच्छा काम भी किया अनुष्का गौर ने, तो वो एक आने वाले टाइम में बेटियां चमके सितारों की तरह, यही एक कामना है इंडिया के अंदर। और साथ ही मैं डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी के घर में कोई हुआ है, उनको भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि उनके ताऊ जी के लिए देना चाहूंगी। फिर मैं कुछ अपनी बात रखती हूँ। सर, मैं आपने जो भी बात रखी उसमें 2 चीजें राजस्थान में डिफरेंट देखने को मिलती हैं। यहाँ एक बाल श्रम लेबर लॉ है। लेबर लॉ तो पकड़ता है जो 14 साल से कम एज के बच्चे हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे चूड़ी कारखाने में काम कर रहे हैं, शराब की बोतल धोने का काम कर रहे हैं, तो वहां से तो 14 साल के बच्चों को वो उठा लेता है। लेकिन जो CWC है, CWC में जब हम इस तरह के मुस्कान कार्यक्रम या चाइल्ड लाइन को लेकर इस तरह के कार्यक्रम जो चलाते हैं, यहाँ पर पहले भी चलते थे, तो बाल अधिकारिता विभाग के अनुसार तो 18 साल तक बच्चा अगर चाय का कप अपनी दुकान में भी धो रहा है ना, तो वो भी बाल श्रम में आता है। तो यहाँ ये 2 डिफरेंसेस है राजस्थान में। और ये लड़ाई मैं जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में मेंबर हुई तब भी मेरी समझ से बाहर थी
कि लेबर लॉ का एक्ट अलग चलता है और बाल अधिकारिता विभाग का एक्ट अलग चलता है। एक तो यहाँ एक प्रॉब्लम है, और साथ ही एक दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसा कि आपने बताया कि बच्चा अपने घर में तो काम कर सकता है, सीख भी सकता है, तो बाल अधिकारिता विभाग के अंदर जो CNCC के बच्चे अपने जो बाल गृह में रह रहे हैं, बालिका गृह में रह रहे हैं, और जो बचपन से ही अनाथ है वही बड़े हो रहे हैं, जब उन बच्चों को कोई अगर काम नहीं सिखाया जाएगा, जैसे कि बालिकाओं की बात करते हैं कि चाय बनाना या कुछ काम करना, या उन्हें ये कहना कि तुम अपने कमरे की सफाई कर लो, बाल अधिकारिता विभाग ने इसको भी बाल श्रम में मान लिया और इसका विरोध किया था। कुछ CWC मेंबर्स ने जब पहल की कि वो अपने ग्रह के अनुसार ही तो वहां रह रही है, तो उन्हें ये थोड़े थोड़े काम आने चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम क्वेश्चन मेरे से है कि डॉक्टर साहब से है, दीक्षित साहब से? सॉरी, मैं आपको ही डॉक्टर साहब बोल दीजिए, आपने वो बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, बस ठीक है। देखिए कोई बात नहीं। देख, जो मैंने आपको बताया था कि घर में जो बच्चे काम करते हैं, घर में जो बच्चे कार्य करते हैं, अगर उनका किसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, कुछ एक्सेप्शंस वर्ड हैं, अपवाद होते हैं। जैसे हमने बताया था कि जो स्पोर्ट्स से संबंधित बच्चे हैं, जो किसी जो क्या बोलते हैं उसको, जो नाटक कलाएं होती हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, वो होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को उससे अपराध से अलग रखा गया हुआ है। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने एक MC मेहता का एक बहुत लीडिंग केसेस है, MC मेहता का एक लीडिंग केसेस है, आप उसमें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को उसने जजमेंट में लिया हुआ है कि एक्सेप्शनल को भी हम कब उसको अपराध की श्रेणी में मान सकते हैं। लेकिन उसका छोटा सा एक बिंदु ये है कि घर के अंदर जो अपराध घटित हो रहा है या किसी कारखाने के अंदर जो चीज़ घटित हो रही है, वो उस संस्था तक, उस व्यवस्था तक कैसे पहुंचे जिस पे कार्रवाई की जा सके, उसके लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आए हुए हैं। जैसे आज की डेट में कैमरे कंपलसरी कर दिए हैं, बट वो घर में नहीं लगाए जा सकते हैं। घर की जानकारी बाहर कैसे आएगी? तो उन्होंने एक बड़ी व्यवस्था है जो हमारी IPC में जाके देखेंगे, 106 तक के 76 से लेके 106 तक में देखेंगे कौन कौन से प्रावधान है जो हम स्वयं के लिए भी कर सकते हैं और किसी अन्य के लिए भी कर सकते हैं। इंक्लूड 106 में तो ये भी प्रोविजन है कि अगर हमारे पड़ोस में कहीं किसी तरह का इस गंभीर अपराध की घटना घटित हो रही है और उस घटना को हम देखते हैं और उस पर हम एक्शन नहीं लेते हैं, तो हम अपराधी होते हैं। स्वयं की संपत्ति, अन्य की संपत्ति में इंक्लूड उसमें एक केस है कि अगर हम मर्डर भी हो जाता है, कभी एक केसेस है उसमें कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बचाने के लिए मर्डर कर दिया था, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्विट किया गया था। लेकिन क्या वो परिस्थितियां थी? आपके प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कहीं से रिलेवेट हो रहा है। जी मैम, आप उठे, आपकी आवाज है। हाँ जी जी। तो राजस्थान का जो अभी आपने बताया हुआ, राजस्थान का मैंने किसी साहब से पता किया था कि आप थोड़ा राजस्थान और दिल्ली वाली दो बातें देख लीजिए कि वहाँ जो लेबर एक्ट जो उसकी बात कर रहे हैं आप, वो एक्चुअली मेरे जी मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो डॉक्टर साहब शायद बेहतर बता पाएंगे। और दया मैम वो क्या नाम है, वसुंधरा मैम से मैंने वो एज वाला पूछा हुआ था कि 14 ईयर 18 ईयर में वहां पर है क्या ऐसा सर्कुलर? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। हाँ सर, ऐसे सर्कुलर डाला हुआ है इन्होंने कि लेबर लॉ में बाल श्रम विभाग जो है यहाँ का, वो अलग तरीके से बच्चों के अपराधों को देखता है और हर एज से अलग अलग कंसीडर करता है। और बाल अधिकारिता विभाग तो 18 ईयर्स के बाद ही बाल श्रम, पर 18 ईयर से पहले अगर कोई भी बच्चा कार्य कर रहा है ना 18 साल से पहले, तो उसको तो वो पूरी तरह बाल श्रम में ही लेता है, चाहे वो साधारण अपराध हो या हैवी अपराध हो। उसी तरह का जैसे कि पोस्को केस में भी एक दो केस ऐसे हुए थे कि बालिकाओं ने अपने ही घर के बल्कि सिर्फ उनके प्राइवेट पार्ट से हाथ लगाना भी पोस्को में मान लिया जाता है, चाहे उसमें छोटा बच्चा शामिल था। ये सही है क्या सर? मैम वो मैटर ऑफ एविडेंस है। ओके जी
सर आप बताइए इस पे मतलब कि क्या डिसाइड होना चाहिए कि बाल अधिकारिता विभाग और बाल श्रम विभाग दोनों अलग अलग क्यों चल रहे हैं? बाल अधिकार। बात इश्यू हो गया। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पाई मेरे पास तक। सर जैसे यहाँ अभी जैसे चूड़ी कारखाने में कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, चूड़ी कारखाना अपने आप में एक अपराध, गंभीर अपराध मान लिया गया है, तो वहाँ से तो अपन सभी बच्चों को बाल श्रम में मानेंगे। तो वो अपन बाल श्रम विभाग भी उसी में लेता है। बच्चे समय चाह रहे हैं मैम, बच्चे समय चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्चों को बोलने देता है, बच्चों का भी दिन है आज। बेटा हेलो बच्चों, बोलिए, आपका नाम बताओ बेटा। नाम बताएं अपना बेटा। पांडुला, श्योपुर बड़ौदा। वेरी गुड। जी क्या बेटा, क्या क्या पूछना चाहती हूँ, कैसा लगा आपने कार्यक्रम पूरा सुना आपने क्या? पापा के साथ सुन। जी जी बताएं बेटा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th में पढ़ता हूँ सर। 7th में पढ़ते हैं, वेरी गुड। आप स्कूल जाते हैं, आपका स्कूल बेहतर है, बढ़िया है, टीचर्स अच्छे हैं? अच्छे हैं सर। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है सर। गुड। परीक्षा देते हैं ना, बोले ना। आज ही सर परीक्षा दे के आया हूँ नवोदय की। अरे वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन बेटा, सक्सेस हो। सर जे बोर्ड क्या है? जे बोर्ड क्या है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अच्छा, जे बोर्ड क्या है, क्या काम करता है कि क्या है, उसका आप पूरा अर्थ पूछ रहे हैं? बच्चों का एक किशोर न्याय, बालकों के देखरेख और संरक्षण, आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आपके संरक्षण के लिए एक बोर्ड होता है जिसके अंदर 2 सदस्य और 1 जज होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं। क्या हम लोग देख सकते हैं, मिल सकते हैं? जी बेटा, हम लोग भी देख सकते हैं क्या सर? आप देख सकते हैं सब, क्यों नहीं देख सकते हैं? आपका ही तो है। डॉक्टर साहब से बोलिए, हमसे ऊपर बैठे हैं, डॉक्टर साहब और बैठे हैं। सर से नमस्ते कर लेंगे। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जैसा कि डॉक्टर रूप सिंह जी ने कहा कि आप बोर्ड को देख सकते हैं, आपके ज़िले में ही बोर्ड है जिसमें एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट रहते हैं और 2 सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सम्मानित सदस्य रहते हैं। 3 लोगों से मिलकर ये जे बोर्ड बनता है, जो आपके श्योपुर ज़िले में भी है। हर ज़िले में होता है, आपके श्योपुर ज़िले में भी है। आप वहाँ जाकर अनुमति लेकर आप सभी सम्मानित सदस्यों से और प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट सर या मैम जो भी हैं उनसे आप बात भी कर सकते हैं, अपनी मन की बात कह भी सकते हैं, अपने मन के प्रश्न पूछ भी सकते हैं। लेकिन आपको जाने से पहले या पहुंचकर उनसे मिलने की आपको परमिशन लेना पड़ेगी। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल मैम को मिलने से परमिशन लेते हैं, फिर प्रिंसिपल मैम आपको मिलती हैं, इसी तरह से जे बोर्ड भी आपसे मिलेगा। बाकी सदस्यों से भी हमारा आग्रह है कि आप साइलेंट ना बने रहें, आप लोग कंसिस्टेंटली वेबिनार को ज्वाइन करते हैं। हम लोग देखते रहते हैं, टेक टीम बैकग्राउंड में काम करती है कि जो हमसे रेगुलर जुड़े होते हैं, हमारे वेबिनार को रेगुलरली सुनते हैं। हम आशा करते हैं कि आप भी अपनी बात करें, आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं, हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उन तक अपनी बातें रखें। आप हमसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे हम ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। बच्चों के लिए हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। आप जे बोर्ड में या CWC के साथ जुड़े हुए हैं या आप न्यूट्रली अगर एक स्वैच्छिक अपना योगदान देना चाहते हैं इस सब्जेक्ट में, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। 180030904004 यह हमारा टोल फ्री नंबर है, हमारा ईमेल आईडी है और हमारी वेबसाइट भी है जो कि हम पोस्टर में हमेशा देते आ रहे हैं। आप ये लाइव सेशन चल रहा है, आप हेजिटेट ना कीजिए, अपनी बात रखिए, क्योंकि कुछ लोग हमने देखा है कि लगातार क्वेश्चन करते हैं बिना झिझक किए।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइलेंटली इस वेबिनार को सुनते हैं, थ्रू आउट, शुरू से लेके आखिरी तक सुनते हैं, बट एक भी बात अपनी नहीं रखते हैं। तो आप ऐसा ना कीजिए। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने अंदर की बात, अपने मन की बात निकालिए और हम तक पहुंचाइए। हम तक या विषय विशेषज्ञ से आप अपने इंटरेक्शन लगातार बनाए रखिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, फिर भी हम लोग अभी 5 मिनट और है हमारे पास सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। आप हेजिटेट ना करें, आप अपनी बात रखें। हम और ज्यादा कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और आगे कैसे बढ़ सकता है, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में हम और कैसे ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, आप अपनी बात प्लीज हम तक पहुंचाइए। जी, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बढ़िया पढ़ाई करिए आप। थैंक यू वेबिनार में जुड़ने के लिए आपका सारे बहुत बहुत बच्चों, धन्यवाद। आपने वेबिनार में बोला, बहुत बड़ी बात है, बड़े बड़े ही बोल पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, एक मैं अनाउंसमेंट ये करना चाहता हूँ जी कि भाई, सभी सम्मानीय सदस्य जुड़े हुए हैं, वो सभी अपने वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन तो कर लें। हाँ, तो जरा थोड़ा सा सब दिखेंगे, एक दूसरे को देख पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ प्रश्न जो हैं वो अभी आएंगे, और जब आपके प्रश्न आएंगे तो निश्चित ही हमारी एक टीम की भावना बनेगी। मधु पांडे जी, मधु आप जी, जी हाँ, जी आप जी अपनी बात रखिए मधु जी, प्लीज। जी आप अभी जब तक बाय द टाइम मधु जी अपनी बात रखती हैं, आप अपना कैमरा ऑन रख लीजिए। मैक्सिमम सदस्य भी प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, नमस्कार। मैं मधु पांडे, CWC कोरबा में अध्यक्ष थी 14 अप्रैल तक। जी, मैंने देखा कि बच्चों के बाल श्रमिक के नियम तो बहुत हैं, कानून बहुत है, लेकिन फॉलो नहीं होते हैं। जो बाल श्रमिकों को रखते हैं होटलों में इधर उधर, उनको पनिशमेंट कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्या कारण है उसका? डॉक्टर साहब आप आंसर करेंगे? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। जी जी। मधु मैम, आप चूंकि आपका कार्यकाल पूरा हो गया है जी और आपने अपनी टीम के साथ अनुभव लिया, जी और आपका कंक्लूजन ये है कि बच्चे काम करते हैं बाल श्रम में, जी लेकिन विभाग उन पर कार्रवाई करता है, लेकिन नहीं ऐसी करता है। नहीं, कार्रवाई तो करता है, लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं करता है जिससे उनको दंड मिले। जी सर। यही कहना चाह रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल सर। एक तो होता है कि कार्रवाई नहीं करता है, जी तो आपको भी नहीं मालूम होता, क्योंकि वो बच्चा CWC में नहीं आता। जी तो उसने कार्रवाई तो की, लेकिन बच्चा CWC में पेश किया गया। अब हमारे यहाँ से 2 बाइफरकेशन हो जाते हैं। बच्चे का वेलफेयर देखने का काम CWC का है। हम उसको क्या मदद कर रहे हैं जब वो बच्चा CWC में आता है? जी हम उसको लीगल एड दिला सकते हैं डालसा के द्वारा, जी और हम एक फिट पर्सन भी वहां जब डिक्लेयर करेंगे जी उस बच्चे के लिए, वो जो लीगल एड का जो पर्सन होगा वो उस केस का फॉलो अप करेगा। जी तो जो विभाग का जो बीच में हो जाता है, हाँ। स्पीड कम हो जाती है फॉलो अप करने की, या बाकी चीजें जो हम वेबिनार में चर्चा नहीं कर सकते हैं, जी जी तो वो कानून पीछे चला जाता है। हाँ बस। तो उसको आगे रखने के लिए CWC के पास ये पावर है कि आप एक फिट पर्सन डिक्लेयर कीजिएगा, एक लीगल एड दिलाइएगा, एक पत्र जारी कर दीजिएगा, लेबर डिपार्टमेंट में भेज दीजिएगा, डालसा के पास भेज दीजिएगा, जी और बाद में आप फिर जब तक आप हैं आप फॉलो अप कर सकते हैं, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ आपको उसका लीगल रिप्लाई मिलेगा। बिल्कुल। और वही आपको मिलता है सर। हाँ, और आपको इतनी CWC को इतनी पावर है जी कि आप लेबर इंस्पेक्टर को भी लेटर लिखकर आप अपने CWC में बुलाकर स्टेटस रिपोर्ट भी ले सकते हैं। वो ली थी सर मैंने। तो आप बाद में फिर फॉलो अप करना पड़ेगा, और जी कानून में धैर्य और समय दोनों की आवश्यकता होती है। जी जी मैं एडवोकेट हूँ सर, मैं एडवोकेट हूँ। तो मैम आप तो बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। हाँ 25-30 साल से प्रैक्टिस कर रही जी हूँ मैं। जी जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो बात है वो मैं वहां तक पहुंच सका। बिल्कुल। फेयर एंड Thank you. पैसेंस।
बिल्कुल बिल्कुल। जी थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। जी नेक्स्ट।